आप सभी साथियों का मैं प्रबल फिर से आपके अपने चैनल इन डेप्थ एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपके बीच में फिर से उपस्थित हैं और आज अपना टॉपिक है इस सेशन का जो हमारा 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके समरी को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं कि ताकि आपको पता चल जाए कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके पेपर के साथ साथ आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी क्यूरियोसिटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तो चलिए हम सब लोग बिना देर किए देखते हैं आज अपने इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की महत्वपूर्ण बातें। तो आप सब लोगों को पता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बीते हुए वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है और बजट आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमान होता है। ठीक है, मैंने आप सब लोगों को इसके पहले के वीडियोज में ये बता चुका हूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण, वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन सदन में इसको पेश किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री के द्वारा इसको पेश किया जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के उपरांत। तो ये हमारे वी अनंत नागेश्वरम है जो अभी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इनके द्वारा तैयार किया गया। और जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जो दूसरी महिला जिनको बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री जिन्होंने भारतीय इतिहास में बजट को पेश किया है। साथ ही साथ पेपरलेस बजट पेश करने का भी रिकॉर्ड इनके नाम है। उसके बाद सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और ब्रीफकेस की परंपरा को बदल करके बही खाता और कोविड-19 के दौरान बही खाता से टैबलेट की तरफ यानी डिजिटल आपके बजट को पेश करने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। खूब ध्यान से चीजों को सुनना। मैं सीधे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के जो पीआईबी का जो साइट है उसी के जो आपके नोटिस है उसी को मैं लेकर के आया हूं कि ताकि उसमें मैं अपनी कोई भी बात ना कर सकूं और आप सब लोगों को प्रॉपर तरीके से अपने वर्ड्स में इसको समझा सकूं। देखिए, ये आप सब लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया कि ये क्या भी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का सारांश। अब आप 2022-23 देखोगे तो इस बात को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होना कि सर 2022-23, मैं पहले भी बताया, फिर से एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो अपना सर्वे होता है इकोनॉमिक सर्वे, वो पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा, बजट आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमान होता है। तो देखिए पिछले वित्तीय वर्ष का क्या हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, सरकार ने क्या क्या अचीव किया है, टारगेट क्या था, अचीव कितना किया, उन सभी बातों को इस सेशन के माध्यम से मैं समझाऊंगा। तो आप जितनी कंसंट्रेशन से और वीडियोज को देखते हैं उससे ज्यादा कंसंट्रेशन से इस वीडियोज को देखिएगा। 2023-24 के दौरान पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि 2023-24 के दौरान भारत की जो जीडीपी विकास दर है जिसको लेकर के बार बार हो हल्ला होते रहता है, तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है कब 2023-24 के दौरान 6.0 से लेकर के 6.8% तक रहेगी। देख लो, आपके पेपर का पहला क्वेश्चन सीधे सवाल पूछेगा कि 2023-24 के दौरान भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितने से कितने तक रहने का अनुमान है, तो 6 से 6.8% रहने का अनुमान है, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर है। उस समय विश्व में क्या परिस्थिति होगी, उस समय क्या विश्व में स्थिति होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो हमारा मानना है, जो सरकार के अकॉर्डिंग, कि 6 से 6.8% अपना जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। पहली बात खूब ध्यान से समझना। दूसरी बात समझिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का अनुमान है, यह अनुमान है कि जीडीपी ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। वास्तविक आधार पे 6.5% रहेगी। दूसरी बात। तीसरी बात क्या बोला है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर
मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रहा था, लेकिन मार्च 2023 में जो वित्तीय वर्ष समाप्त होगा उसमें यह 7% वास्तविक रहने का अनुमान है। आपने बोला कि सही बात है सर, इसको भी हम समझ गए। चौथी बात, खूब ध्यान से बातों को सुनना, एक एक बार नहीं, बार बार मैं रिवाइज कराऊंगा जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, उन क्षेत्रों के लिए जिसके बारे में बार बार विपक्ष के सबसे बड़े नेता और भारत जोड़ो आंदोलन के, भारत जोड़ो यात्रा के नायक श्री राहुल गांधी जी भी बार बार इस बात को बोलते रहते हैं कि जब तक हम एमएसएमई को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हमारी इकोनॉमी ऊपर नहीं जाएगी। तो यहां पे सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में तेज वृद्धि दर्ज की है। जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.5% आपकी रही है। ठीक है, पांचवी बात, आप इस बात को समझिए कि केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय, जिसको हम कैपेक्स कहते हैं, वित्त वर्ष 2023 के लिए 8 महीनों के दौरान 63.4% की दर से बढ़ा है और यह वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने का प्रमुख कारण रहा है। फिर से आप सुनिए, मैं बोर्ड से बिल्कुल हट गया और आप सब लोगों को चीजों को समझाने के लिए मैं दूर से बोल रहा हूं और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में पहला जो बिंदु है, मैं समरी उसका बता रहा हूं कि 2023-24 के दौरान भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6 से 6.8% रहेगी, जो कि उस समय के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इवेंट्स होंगे, घटनाक्रम होंगे, उसके ऊपर निर्भर होगी। जैसे यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा था, रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा था, ऑयल क्राइसिस चल रहा था, उसके कारण किसी भी देश की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट होता है। दूसरी बात कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है उसका यह अनुमान है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2024 के लिए जो मार्च से शुरू होगा, 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। तीसरी बात कि अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, यानी जो वित्तीय वर्ष 2023 का समाप्त होगा उसके लिए 7% रियल रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी, यानी 2022 वाले की बात कर रहा है 8.7, 2023 के लिए 7% और 2024 के लिए 6.5% आपकी रहेगी। तीनों को समझ गए आप लोग। फिर बोले कि एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, जो क्षेत्र है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उसके लिए ऋण में तेज वृद्धि कर दी गई है, जो बता रहे कि जनवरी नवंबर 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.5% रही। केंद्र सरकार का जो पूंजीगत व्यय है, जिसको कैपेक्स कहते हैं, 2023 के 8 महीनों के दौरान 63.4% की दर से बढ़ा है। यह वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने का प्रमुख कारण है। खूब ध्यान से बातों को सुनना, ये मेरे पॉइंट नहीं है, ये सारे के सारे सरकार के पॉइंट है। अब उसके बाद सुनिए कि क्या बोला है। बोले कि आरबीआई का क्या अनुमान है, आरबीआई का क्या अनुमान है। तो आरबीआई का ये मानना है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.8% रहेगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जो फाइनेंशियल 2023 है उसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि इन्फ्लेशन का रेट क्या रहेगा, तो 6.8% रहेगा, जो इसके लक्ष्य सीमा से अधिक है। फिर जितने भी प्रवासी श्रमिक जो निर्माण गतिविधि में वापस लौट गए हैं, उनके कारण निर्माण सामग्री के जमा होने की प्रक्रिया जो पिछले साल के 42 महीनों के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में 33 महीनों की रही है, महत्वपूर्ण कमी दर्ज करने में मदद मिली है। वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी दर्ज की गई है। देख रहे हो ना, सब पीछे की बातों को बता रहा है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया में बहुत ही तेज वृद्धि दर्ज की गई है।
वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में निजी खपत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 58.4% रहा है, जो 2013-14 के बाद के सभी वर्षों की दूसरी तिमाही के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जिसे संपर्क आधारित सेवाओं जैसे व्यापार, होटल और परिवहन की मजबूती से समर्थन मिला है। अब हम लोग पॉइंट बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इस इकोनॉमिक सर्वे में अलग अलग संगठनों के रिपोर्ट को भी हवाला देकर के पुष्ट करने की बात कोशिश करी गई है। तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार में, ग्लोबल ट्रेड में 2022 के 3.5% के मुकाबले 2023 में 8% के निम्न स्तर पर रहेगी। सर्वेक्षण ने इस तत्व को रेखांकित किया है और इसको खूब ज्यादा फोकस किया है। चलो भाई, यहां तक की सारी बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा देखिए आप सब लोग, ये जो मैं बात बता रहा हूं फिर से मैं एक बार टारगेट कर रहा हूं। देखिए भाई, 31 जनवरी 2023 को पीआईबी से ये प्रकाशित हुआ है, उसी को मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा रहा हूं। 2023-24 के दौरान जो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, फिर से सुनो, आपके पेपर के लिए जरूरी चीज कि भारत के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना रहेगा, 6 से 6.8% आपके रहेगा। कब? तो 2023 से 2024 के दौरान। फिर से आप सब लोग सुन लीजिए, जो भी हमारे प्यारे साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश करें, नोट कर रहे हैं। तो 2023-24 के दौरान जो जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारा वो 6 से 6.8% रहेगा। ये बात समझ में आ गया। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है भाई? वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। तो ऊपर जितने भी पॉइंट मैंने सिनॉप्सिस वे में बताए हैं, उन सभी पॉइंट को डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ा हमारी बातों को समझिए आप सब लोग कि मैं क्या बताना चाहता हूं। हम इंडियन इकोनॉमी पर एक नजर देखना चाहते हैं और एक एक करके सबसे पहले जो हमारा टारगेट है, हम राजकोषीय घाटा को देखना चाहते हैं, हम फिस्कल डेफिसिट को देखना चाहते हैं कि जीडीपी का कितना प्रतिशत हमारा फिस्कल डेफिसिट है, और उसको मैं कंपेयर करके भी बताना चाहता हूं। देखिए 2019-20 में 4.7% फिस्कल डेफिसिट था जीडीपी का, ठीक है। 2020-21 में 9.2% था, 2021-22 में 6.7% था, और 2022-23 में क्या अनुमान है भाई? 6.4% रहने का। पहला पॉइंट आप ध्यान रख लीजिए कि फिस्कल डेफिसिट 2022-23 में आपको क्या किया गया भाई? बजट अनुमान 2000, ये डबल स्टार का मतलब बजट 6.4% आपका रहना है, ठीक है भाई। अब हम लोग आ जाते हैं इन्फ्लेशन। दूसरा हम लोग किसके ऊपर आ जाते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को भी परसेंटेज में देखेंगे। अब देखो, इन्फ्लेशन को दो हम सूचकांक के आधार पर तय करते हैं। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के आधार पर करते हैं, और एक होल सेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई के आधार पर करते हैं। तो यहां पे देखो, ये वाला जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला साइन आपके सीपीआई वाला है और ये डब्ल्यूपीआई वाला है। तो देखो भाई, 2019 के दौरान जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है हमारा 1.7 2019-20 में था, 2020-21 में 1.3 था, 2021-22 में 13.0 है, और 2022-23 में अप्रैल दिसंबर 2022 में 11.5 का अनुमान इसमें बताया गया है। अब हम सीपीआई के आधार पे बात करते हैं। 2019-20 में 4.8, 2020-21 में 6.2, 2021-22 में आपके 5.5 और 2022-23 में 6.8 का आपको ये इन्फ्लेशन बताया गया है। आपने बोला कि चलो ठीक है सर। अब यहां पे देखो, ये जीडीपी वृद्धि दर किस मूल्य पे? स्थिर मूल्य पे जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा क्या है? 2019-20 में 3.7, ये 2020-21 कोविड वाला समय है, -6.6%। तो पहली बार जीडीपी निगेटिव में चला गया। 2021-22 में 8.7%, 2022-23 में 7%, और 2023 में कितना बताया गया है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा 6 से
6.8% होगा। अब चलो भाई, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो सर्विसेज है वो मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, यहां पे ग्रोस वैल्यू एडेड को देखिए 2019-20 में 6.3, फिर 2020-21 में कोविड के समय एकदम घट के -7.8 हो गया था। 2021-22 में हमने अनुमान जो है 8.4 का, लेकिन 2022-23 में हमने 9.8 का अपना ये टारगेट हमने करा है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा, किसमें भाई? बिलियन डॉलर में। मार्च अंत तक का रिपोर्ट है, 2019-20 में 478 बिलियन डॉलर था, 2020-21 में 577 बिलियन डॉलर था, 2021-22 में 607 बिलियन डॉलर था, 2022-23 में यानी दिसंबर अंत 2022 में कितना भाई? 573 बिलियन डॉलर था। इसका मतलब क्या? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, इकोनॉमिक सर्वे पिछले आपके जो वित्तीय वर्ष या उससे पहले के उसका ये ब्यौरा देता है। तो 2022-23 यानी दिसंबर अंत 2022 दिसंबर अंत तक हमारे पास जो विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो 563 बिलियन डॉलर है। ये बात मैंने बताया। 2023-24 यानी कहने मतलब क्या है कि अग्रिम अनुमान जो मैं बता रहा हूं वो अगले यानी 2023-24 के लिए मैं अनुमान बता रहा हूं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6 to 6.8% रहेगा। और ये पहला अग्रिम अनुपात 2022-23 के लिए हमने 7% रखा है। और दिसंबर 2022 तक हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार 563 बिलियन डॉलर था। आपने बोला कि चलो सर ये पूरी बात समझ में आ गया, ये कहीं में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पूरी बात है जो मैंने आपको एक बार समझाने की कोशिश करी, आपको बताने की कोशिश करी। अब देखो अलग अलग तरीके से बताया गया है इसमें, जैसे ये बता रहा है कि विकास अनुमान का आशावादी पक्ष अलग अलग आपके तथ्यों पर आधारित है, जैसे निजी खपत में मजबूती, जिसके चलते जो भी आपके उत्पादन गतिविधि है उसको बढ़ावा दिया गया है, इसमें बता रहा है। अब देखो यहाँ पे आर्थिक सेवाएं क्षमता के स्रोत, तो किसमें आप वित्त वर्ष 23 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि, जुलाई 22 से पीएमआई सेवाओं में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया। जुलाई 22 से सेवा क्षेत्र में क्रेडिट ग्रोथ में 16% से ज्यादा वृद्धि देखा गया है। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई है। 2027 तक भारतीय ई वाणिज्य व्यापार का लगभग 2/3 हिस्सा फैशन, किराना और सामान्य वस्तुओं का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, आपने बोला कि सही बात है सर, ये पूरा अनुमान आप बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला देखिए भाई, जब हम सर्विसेज के बारे में बात करें तो देखो सर्विसेज में क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोले कि 2019-20 के दौरान मूलभूत कीमतों पर जो सकल मूल्य वृद्धि है 6.3%, 2020-21 में फिर से कोविड वाला दौर -7.8%, 2021-22 में थोड़ा उठने की कोशिश कर रहे हैं 8.4%, 2022-23 में जो आपका अग्रिम अनुमान है 9.1%। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब सुनो आप सब, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोला है, उनका अनुमान है जो 2022-23 में जो उन्होंने बजट आपका आर्थिक समीक्षा जो पेश किया कि जीडीपी विकास वर्ष वित्त वर्ष 2024 के लिए कितना रहेगा भाई? 6.5% रहेगा। कितना रहेगा? 6.5% इन्होंने बोला है। लेकिन बहुपक्षीय एजेंसी जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, घरेलू तौर पे RBI के द्वारा किए गए अनुमानों से उसकी तुलना की जा सकती है। तो देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों पे 2019-20 में 3.7% था, 2020-21 में फिर से निगेटिव में चला गया, 2021-22 में हमने अनुमान लगाया पहला संशोधित अनुमान 8.7%, 2022-23 में अंतिम अनुमान 7% और 2023-24 के लिए हमने अग्रिम अनुमान लगाया है कि 6 से 6.8% आपका रहेगा। ठीक है, आपने बोला कि इसमें अब देखो इसमें क्या ग्रोथ देखने को मिलता है, तो भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के साथ विकास की क्षमता में वृद्धि, यानी वस्तु और लोगों की निर्बाध, माने कोई भी चीज रुके ना वस्तु रुके ना लोग रुके, इसके लिए हमने क्या किया? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। मतलब ज्यादा आपको रोक टोक नहीं, आगे बढ़ते जाओ। 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ राष्ट्रीय मौद्रीकरण आपके कौन हो गया भाई? पाइपलाइन। दिसंबर 2022 में 782 करोड़ रुपए के साथ यूपीआई लेन देन उच्चतम स्तर पर देखा गया। वैश्विक स्तर पर भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र को
प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाई गई। पिछले 8 वर्षों में जितनी भी प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी क्षमता बढ़कर के दुगुनी हो गई है। डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क, आपको डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखो हमारा जो सर्वेक्षण है इकोनॉमिक सर्वे, वो बोले कि मार्च 2023 को जो समाप्त होने वाला वर्ष है उसके लिए अर्थव्यवस्था में 7% की दर से वृद्धि होगी। ये पहली बात बता दी मैंने। अब देखो हमने क्या झेला है, हमने कोविड-19 के एक नहीं, दो नहीं, तीन लहर को झेला है। उसके बावजूद ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंकों के द्वारा महंगाई दर में, इन्फ्लेशन रेट में कमी लाने की नीतियों के कारण जो अमेरिकी डॉलर है, जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि रुपया की तुलना में डॉलर मजबूत हो गया है, तो यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि क्यों आपके डॉलर मजबूत हो रहा है। तो पहला बात बता रहा है कि कोविड-19 की 3 लहर को हमने झेला, पहली बात। दूसरा बता रहा है कि रूस और यूक्रेन के संघर्ष के कारण भी हमको दिक्कत हुआ। तीसरा बात बता रहा है कि जो फेडरल आपका रिजर्व है उसके नेतृत्व में अलग अलग देशों की जो इकोनॉमी है, उसके जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा जो इन्फ्लेशन रेट में कमी लाई गई, उसके नीतियों के कारण जो हमारा जो अमेरिकी डॉलर है वो आपके रुपीस की तुलना में क्या हो गया भाई, मजबूत हो गया। तो रुपये की तुलना में अमेरिकी डॉलर में मजबूती दर्ज की गई है। तो बोले कि आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं का जो सीएडी है यानी चालू खाता घाटा वो बढ़ा है और दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था माना है, जिसका विकास 2023 के वित्त वर्ष में 6.5 से लेकर के 7% रहा। यानी अगर कोई मानो कि पूछता है कि भाई हमारे देश की स्थिति ऐसी क्यों है, तो उन्होंने बताया है इकोनॉमिक सर्वे में कि ये कारण रहा है जो मैंने आपको बता दिया। तो देख लो भाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दोनों पर मुद्रास्फीति के बारे में बात करें तो इस तरीके की व्यवस्था आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, कोई कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इन क्षेत्रों में बात करें कि सामाजिक अवसंरचना और रोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यानी जिसको लेकर के सब कोई सरकार को घेरता है, तो बोले कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई है कि ज्यादा बेहतर जीवन हो सके, लाइवलीहुड हो सके, उसके लिए जो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2023 से लेकर के 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें पहले ही बता दिया रहा है कि 2023 से लेकर के 2027 तक, और इस बार राष्ट्रपति के भी अभिभाषण को जब आप देखिएगा उसको भी देखिएगा, और साथ ही साथ जब यहां पे भी इकोनॉमिक सर्वे को देखिएगा तो उसमें बताया जा रहा है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, हम लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके हम अपने बजट को लेकर के आ रहे हैं और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो 2023 से 2027 तक 14,500 से ज्यादा पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। ये स्कूल क्या होंगे, तो पहले से जो स्कूल हैं उनको और हम लोग क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बेहतर करेंगे और ज्यादा उसको मॉडिफाई करेंगे और ज्यादा उसको मजबूत करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे पास आईआईटी है, जो हमारे पास आईआईएम है, जो हमारे पास ट्रिपल आईटी है, उनकी संख्या को बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो महामारी से पहले जो आपके शहर में रोजगार की संख्या थी लगभग उसी लेवल तक हम फिर पहुंच गए हैं, ऐसा इस इकोनॉमिक सर्वे का मानना है। ईपीएफओ आधारित नेट पैरोल में वृद्धि हुआ है। 2023 नवंबर तक 105.4 लाख आप नेट ईपीएफओ देख सकते हैं। ये सब चीज आपको बता रहा है, ये पीडीएफ मैं आपको जीके जिसमें प्रबल सर टेलीग्राम चैनल पे वो कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि सर अभी वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, तो अगर हम उसके बारे में, तो देखो वर्तमान स्थिति ये है कि मोटे तौर पर सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे अब रिकवरी हो रही है। तो वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी के कौन से टारगेट 6 से 6.8% रहने का पूर्वानुमान। भारत की जीडीपी विकास दर मजबूत बने रहने की उम्मीद है 2024 में भी। 2015 से लेकर के अब तक इस वर्ष के H1 में निजी खपत आपके उच्चतम स्तर पे है। उत्पादन गतिविधियों के प्रोत्साहन से क्षमता उपयोग में वृद्धि देखने को आपको मिला है। अब आपने बोला कि चलो ठीक है,
खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य जो रेंज है उसमें पहुंच गई है। निजी जो पूंजीगत व्यय है उसमें तेजी आई है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान भारतीय मुद्रा का प्रदर्शन जो अदर आपके ईएमई है उसके मुकाबले बेहतर रहा है। और प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी हमने क्या किया है भाई, वृद्धि किया है। फिर वो चीज अपना बता रहा है अच्छे तरीके से कि क्या क्या हमने किया है, कैसे कैसे किया है। अब देखो हमने क्या किया, जो हमारा लचीलापन है उसको थोड़ा देखो आप सभी कि आरबीआई ने क्या किया है। अब लचीलापन एक एक करके बताएगी। इसमें आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट में संचयी तौर पर 225 आधार अंक की वृद्धि की है। अभी क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, इसके लिए जीके भाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। वहां पे आप हमारी इकोनॉमी की क्लास को लीजिए, आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। रेपो दर वृद्धि मौद्रिक नीति बदलाव आपके जारी किया गया है। यानी बार बार अगर हमें किसी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करना है तो रेपो रेट में चेंज करो, यही पॉलिसी अभी तक आपकी चल रही है। सकल गैर निष्पादित संपत्ति जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो अनुपात 7 साल के लिए निचले स्तर पे 5% तक पहुंच गया है। अप्रैल 22 से गैर खाद्य ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में आपकी चली गई है। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर स्थिर यील्ड है। घरेलू संस्थागत निवेशकों का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश वही प्रवाह के लिए एक प्रतिकारी बल के रूप में कार्य किया है। और भारत ने वित्त वर्ष 2023 अप्रैल दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को, यानी जो भी हमारे समकक्ष देश है उसको हमने क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। उसको हमने क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है जो यहाँ पे बता रहा है। उद्योग के बारे में बात करें तो उद्योग की भी स्थिति ठीक ठाक बता रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार मैंने बता दिया है कि दिसंबर अंत तक 563 मिलियन डॉलर आपके रहा है। अब कितना रहेगा राजकोषीय घाटा, तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया, तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखो जब हम मौद्रिक विकास राजस्व की वृद्धि के बारे में बात करें तो सरकार वित्त वर्ष 23 के लिए मौद्रिक घाटे का लक्ष्य हासिल करने के मार्ग पे है। पिछले 2 सालों में रेवेन्यू में लगातार वृद्धि हुआ है। औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह जो है वो बढ़ रहा है। जीडीपी के प्रतिशत की तुलना में सरकार की पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुआ है। अर्थव्यवस्था की तुलना में, जीडीपी की तुलना में ऋण में मामूली वृद्धि हुआ है, जो हमारे अन्य समकक्ष आपकी इकोनॉमी है। विकास ब्याज दर की बेहतर स्थिति में ने सरकार के ऋण को सहनीय बनाए रखा है। तो देख लो भाई, ये सारे के सारे बात जो मैंने आपको बताया है उसी बात को यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा है भाई। तो भारत दुनिया में सेवा क्षेत्र के लिए 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है, 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। और 2022 में पूरी दुनिया में राशि भारत भेजी गई है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो दिन पर दिन वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पे अप्रैल दिसंबर 2022 के लिए व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा। अप्रैल दिसंबर 2021 की तुलना में ये 16%, यानी बाहरी क्षेत्र सतर्क भी है और आशावादी भी है। यानी विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जो मैंने आपको बताया। और हमने इस इकोनॉमिक सर्वे को कुछ भी अपनी बातों को ना करते हुए मैंने पूरे तरीके से एक एक चीज को आपको डिस्कस करने की कोशिश करी और आपको मैंने बताया भी। और ये पीडीएफ मैं आपको जीके भाई प्रबल सर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा। अब आप सब लोगों को ये सवाल बताना है कि इस बार जीडीपी का ग्रोथ रेट जो 2023-24 के लिए अनुमान है वो कितना रहने वाला है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके अपना प्यार दें। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल का सदस्य बन जाएं। आपके कमेंट का, आपके सुझाव का, आपके प्यार का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।